मैं डॉक्टर रक्षित दे हूँ। मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। तो मेरा सवाल चैप्टर 67 से है, जिसका नाम है व्हेन क्लोजनेस बिकम्स अ केज। तो अगर कोई शादीशुदा है, तो स्वाभाविक रूप से वह स्थिति हमारी निकटता की स्थिति बन जाती है। तो उस स्थिति में हम इसे पिंजरा बनने से कैसे रोक सकते हैं सर? और विशेष रूप से अगर दूसरा साथी किसी भी प्रकार की आध्यात्मिकता या किसी चीज़ में रुचि नहीं रखता है। अब देखिए, विवाह हम समझते हैं कि यह एक सर्वव्यापी, लगभग अनिवार्य संस्था है अधिकांश लोगों के लिए। लेकिन फिर भी इसके भीतर बहुत सारी गुंजाइश है कि आप बारीकियों, जटिलताओं को परिभाषित कर सकें। ठीक, लेकिन विवाह एक बहुत व्यापक ढांचा है और आपको इसके आंतरिक रूपरेखा को परिभाषित करने का अधिकार अवश्य प्रयोग करना चाहिए। आप जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वह कहता है निकटता को पिंजरा न बनने दें। आप विवाह के भीतर निकटता को परिभाषित क्यों नहीं कर सकते? क्यों हर विवाह लाखों अन्य विवाहों की तरह ही हो? आप और आपके साथी के बीच तय करें कि आप के लिए विवाह का क्या अर्थ होगा। क्यों निकटता का मतलब चिपकना होना चाहिए? मैं पूछ रहा हूं, क्यों यह मानक होना चाहिए? क्यों इसका मतलब यह होना चाहिए कि दोनों को पूरे दिन साथ रहना है? साधारण, सीधे, प्रेमपूर्ण प्रोटोकॉल हो। अगर आप मुझे फोन करते हैं और मैं जवाब नहीं देता, मुझे बार बार फोन मत करो, कम से कम मुझे आधा घंटा दो। क्यों यह आवश्यक होना चाहिए कि दोनों आवश्यक एक ही कमरे में साथ रहना? क्यों यह एक मजबूरी होनी चाहिए? मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, आप शादीशुदा हैं। हम चाहते हैं कि आप एक खुशहाल जोड़ी बने, लेकिन क्यों एक खुशहाल जोड़ी होने का मतलब यह है कि आप लगातार एक दूसरे के शारीरिक निकटता में देखे जाएं? क्या वह एक शास्त्रीय आदेश है? मैं पूछ रहा हूं, क्या कहीं भी शास्त्र इसकी आवश्यकता बताते हैं? क्या वे बताते हैं? देखिए, कृपया समझें, हम सीमित प्राणी हैं। हम में से प्रत्येक और इस तथ्य का सम्मान करें। और सीमा का मतलब है सीमाएं। सीमित होना मतलब एक सीमा होना। किसी भी सफल विवाह में सीमाएं होंगी, और अगर आप उन सीमाओं का सम्मान करना नहीं जानते, चाहे वह एक व्यावसायिक साझेदारी हो, एक दोस्ती हो, एक विवाह हो, या माता पिता और बच्चों के बीच का संबंध हो, वे टूट जाएंगे। तो इस रोमांटिक धारणा को छोड़ दें कि हम दोनों अब एक दूसरे में विलीन हो गए हैं और इसलिए कोई सीमाएं नहीं हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं तो केवल संघर्ष होगा, क्योंकि तथ्य यह है कि हम में से प्रत्येक वास्तव में सीमित है। जैसा कि वे कहते हैं, अच्छे बाड़ अच्छे पड़ोसी बनाते हैं। हम सोचते हैं कि यह केवल पड़ोसियों या अजनबियों पर लागू होता है। नहीं, यह किसी भी दो इंसानों पर लागू होता है। आपको यह जानना चाहिए कि कहां रुकना है। आपको यह जानना चाहिए, आप हमेशा दूसरे के साथ नहीं रह सकते। एक दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं और फिर एक दूसरे को स्वतंत्र छोड़ दें, शारीरिक और मानसिक रूप से।
दूसरे के मन में हर समय अपनी उपस्थिति की मांग या अपेक्षा न करें। हम में से प्रत्येक के भीतर एक बड़ा आकाश है और ये व्यर्थ है, बल्कि शोषणकारी है। ये अपेक्षा करना कि आप पूरी तरह से दूसरे के आंतरिक आकाश पर हावी होंगे, हालांकि यही प्रेम के नाम पर होता आया है। और दूसरा इतराने लगता है। जब आप कहते हैं तुम्हें पता है मैं पूरे दिन तुम्हारे बारे में लगातार सोच रहा था, अगर ऐसा हो रहा है तो यह वास्तव में बीमार है। इसका मतलब है कि आपके पास जीवन में करने के लिए कोई उद्देश्यपूर्ण काम नहीं है, सिवाय इसके कि आप किसी अन्य लिंग के व्यक्ति के बारे में भावनात्मक, रोमांटिक, मूल रूप से यौन तरीके से सोचें। स्पष्ट सीमाएं होनी चाहिए। मैं अक्सर डबल बेड की अवधारणा पर ही सवाल उठाता हूं। क्यों इस तरह की मजबूरी होनी चाहिए कि साथ सोएं? जब मौसम अच्छा हो तो मिलें, अन्यथा आपके पास अपनी जिंदगी जीने के लिए है और आपके पास अपना कमरा है। यहां तक कि एक ही घर में रहते हुए क्यों ये एक मजबूरी बननी चाहिए कि लगातार दूसरी तरफ खर्राटे लिए जाएं? और किसे ये पसंद है? कोई भी इसका आनंद नहीं ले सकता, लेकिन ये किसी प्रकार की संस्था बन गई है। डबल बेड एक संस्था है और बस आदतन और अनिवार्य रूप से साथ सोना एक रिवाज है। जब ऐसा होगा तब शादी कुछ नहीं होगी, लेकिन एक बोझ। और इसी कारण हमारे पास इतने सारे पति पत्नी के चुटकुले हैं, क्योंकि दोनों हमेशा एक दूसरे के गले लगे रहते हैं, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को अपना बनाने की, एक दूसरे को नियंत्रित करने की। देखिए, दो इंसानों के बीच एकमात्र सच्चा संबंध जो हो सकता है, चाहे लिंग कुछ भी हो, वह है दोस्ती। इसे स्वीकार करें। सही है, दोस्ती के अलावा कोई भी रिश्ता गहरी नींव नहीं रख सकता। वह चीज अस्थिर होगी, वह चीज मौसमी होगी, वह चीज अस्थिर होगी। और दोस्त एक दूसरे को पर्याप्त जगह देते हैं, वे उपलब्ध होते हैं, है ना, लेकिन हावी नहीं होते। हाँ, मैं उपलब्ध हूं, लेकिन सर्वव्यापी नहीं हूं। हम अपने लोगों, अपने साथियों के लिए देवता और देवी बनना चाहते हैं। हम उनके लिए सर्वव्यापी होना चाहते हैं, है ना। मुझे अपने वॉलपेपर की तरह रखो। मेरा मतलब है सब कुछ, सब कुछ। चलो साथ में खाते हैं, यह वो। मुझे 5 से 10 बार कॉल करें, हूं? दिन में 5-10 बार कॉल करें, और हर बार आप देखिए, अगर आप उस तरह की आजादी चाहते हैं तो वही आजादी देना भी सीखें, है ना। यह लेन देन आपसी है। जो आपको हावी करने की कोशिश करता है, वह बदले में हावी होने की पेशकश कर रहा है। सौदा अस्वीकार करें, कहें मैं तुम्हें हावी नहीं करना चाहता और न ही मैं तुम्हें मुझ पर हावी होने दूंगा। और यही वास्तव में प्यार कहलाता है। प्यार का मतलब यह नहीं है कि आप किसी और के द्वारा परिभाषित होते हैं, कि कोई व्यक्ति आपके जीवन का केंद्र बन जाए। यह प्यार नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति, जीवित या मृत, इतना बड़ा नहीं है कि वह आपके जीवन का केंद्र बन सके। कोई भी व्यक्ति इतनी कीमत नहीं रखता, नहीं। और फिर हम बात नहीं कर रहे हैं यहां अवतारों और महान वैज्ञानिकों और युग निर्धारक व्यक्तित्वों के बारे में बात नहीं हो रही है। हम साधारण जोड़ों की बात कर रहे हैं, है ना। जाहिर है जिसके साथ आप हैं वह एक बहुत ही सामान्य, बहुत साधारण व्यक्ति है।
किसी भी तरह से आपके ब्रह्मांड का केंद्र बनने के योग्य नहीं है। और किसी को उस तरह की विनम्रता होनी चाहिए, भले ही आपका साथी कहे या आपको बताए कि आप मेरी जिंदगी बन गए हैं, मना कर दें। हम कौन हैं किसी की जिंदगी बनने वाले? भगवान। हम कौन हैं? और जैसे ही आप इसे स्वीकार करते हैं, भले ही चुपचाप, कोई आपके पास आता है और कहता है तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरे भगवान हो, तुम सब कुछ हो, और आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, वही क्षण होता है जब दूसरा व्यक्ति उम्मीदें और हावी होना शुरू कर देगा। वह कहेगी चूंकि मैंने सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है, इसलिए अब मुझे तुम्हारी रक्षा करनी होगी, क्योंकि तुम वह सब कुछ ले जाते हो, क्योंकि तुम वह सब कुछ ले जाते हो जो मेरे पास है, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत अधिकार जताना होगा। इसीलिए भले ही कोई स्वेच्छा से खुद को तुम्हारे सामने समर्पित करने की कोशिश कर रहा हो, इसे खतरनाक समझो और मना कर दो। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं चाहता। हाँ, हम दोस्त हो सकते हैं, अच्छे दोस्त। हमारी दोस्ती बहुत बहुत गहरी हो, लेकिन मेरे सामने समर्पण मत करो। मत कहो कि मैं तुम्हारा भगवान हूं या तुम्हारी जिंदगी हूं। नहीं, मैं नहीं हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं। और उसी सांस में तुम भी मेरे जीवन के लायक नहीं हो। हाँ, तुम मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगे, लेकिन तुम नहीं हो सकते नियंत्रण। मेरे जीवन का केंद्र। कोई भी किसी के जीवन का केंद्र बनने के योग्य नहीं है। थैंक यू सर। एक लाइन लिखी हुई है कि लव विल नॉट बी अ डिस्टेंट फैंटेसी, इट विल बी अ नेचुरल स्टेट। तो जो ये वाली बात है कि जितना मैं आपसे समझाऊं कि प्रेम, जो उच्चतम प्रेम जो हम समझ जो होता होगा, वो एक किसी जगह नहीं होता, वो सर्वत्र ही होता है, सभी से होता है, वो वही प्रेम बन जाता है। लेकिन क्या ये बात, मतलब ये बात मुझे मेरे वो जो ड्रीम्स जो शायद है कि एक व्यक्ति होता है जिससे आप अटूट प्रेम करते हो, आप कर सकते हो स्टेट में रहते हुए भी, बट दिस वेरी लॉन्गिंग फॉर अ पर्सन whom you know want to be with and till the last breath, right? So दोनों बात कंफ्लिक्ट कर जाते हैं। तो क्या ये होते हुए भी ये नहीं हो सकता? नहीं, वो ड्रीम आपकी है ही नहीं ना। वो ड्रीम आपकी नहीं है, वो ड्रीम बाजार की है, जो आपके मन में आरोपित की गई है, इम्प्लांट की गई है। समवेयर समवन स्पेशल इज मेड फॉर यू। ये आपका अपना नोशन, अपना कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक बाजारू और सामाजिक बात है जो आपके मन में डाल दी गई है, और आपको बार 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 वही मूवी दिखाई गई है। तो आपको लगता है कि ये जिंदगी का नियम है, और ये जिंदगी की सबसे ऊंची बात है। ये बात आपके भीतर बैठा दी गई है, पर आप देख नहीं पा रहे थे कि वो बात बाहर से कब आ रही है, आ रही है, आ रही है, और आपके भीतर घुसती जा रही है। अगर आपकी आंखें उधर देख रही हो ऐसे, तो आपकी आंखें ये नहीं देख रही होंगी ना कि यहां क्या चल रहा है, और आप उधर देखने में लगे हो और कुछ आया और यहां ऐसे घुस गया, तो आपको पता नहीं चलेगा ना। यहां पर रोमांस सेक्शन होगा, आप उसमें जाएंगे तो लगातार आपको इसी तरह की बातें मिलेंगी। हाँ, द नाइट ऑन द हॉर्स, द नाइट विद द शाइनिंग आर्मर ऑन द फ्लाइंग हॉर्स। अब ज्यादा अच्छा हो गया, फ्लाइंग व्हाइट हॉर्स, ये मिलेगा। अब बचपन से ही मिल्स एंड बून्स की खुराक मिलेगी तो और क्या होगा, यही होगा। उसके बाद यशराज फिल्म्स, फिर जब आप बिल्कुल छोटे हो गए, थोड़ा सा बड़े हो गए, तो फिर टाइटैनिक रिलीज हुई होगी, तो और क्या होगा। और समाज का भी अपना स्वार्थ है आपके भीतर ये सब बातें डालकर रखने में। तो फिर जो दुनिया भर में एपिक्स हैं, चाहे वो ग्रीक हो, होमर वाले, चाहे हमारे महाकाव्य हों, वहां भी आपको यही सब पता चलता है, वन फॉर वन।
तो आपको लगता है दैट्स द नेचुरल वे ऑफ लाइफ। नहीं, वो नहीं है नेचुरल वे ऑफ लाइफ, वो एक इंपोर्टेड वे ऑफ लाइफ है। समझ रहे हो आप बात को? और वो उसमें सबसे जो गड़बड़ बात है वो मालूम है क्या होती है? मैं बताता हूं। आप जब अपनी सारी उम्मीदों का भार किसी एक इंसान पर रख देते हो ना, तो आप उसको खा जाते हो, क्योंकि किसी इंसान में ये दम नहीं है कि वो किसी भी दूसरे इंसान की सारी उम्मीदें उठा सके। लेकिन आपको यही बताया गया है कि आपके लिए कोई खास आएगा और आपकी जिंदगी रूमानी कर जाएगा। बाहर आएगी, चिड़िया चहचहाएंगी, इंद्रधनुष खिलेगा। आप इस लायक हो कि किसी की जिंदगी में ये सब ला सको? सोचो, आप हो क्या? आप नहीं हो तो कोई और भी इस लायक कैसे हो सकता है कि आपकी जिंदगी में ये सब ला सके? पर हमारे दिमाग में ये ख्याल घुसेड़ दिया गया है। तो फिर कोई नहीं भी होता तो हम फोर्स फिटिंग करते हैं। क्या करते हैं? फोर्स फिटिंग। हमने यहां पर एक ग्रूव बना ली है, हमने यहां पर एक जगह तैयार कर ली है, ऐसा ऐसा। अब उस ग्रूव में नेचुरली फिट होने वाला कोई मिल ही नहीं सकता कभी, तो हमें जो कोई मिलता है हम उसको ले आके वहां फोर्स फिटिंग करते हैं। अब वो बेचारा वहां फिट तो हो नहीं सकता, जब फिट नहीं हो पाता तो फिर वायलेंस होता है कि तुझे जिंदगी में लाकर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैंने क्या क्या चाहा था तुझसे तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। जो थोड़े शालीन होते हैं वो चुपचाप मौन में जहर पी जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। वो शालीन भद्र लोग कहलाते हैं, सज्जन लोग कहलाते हैं, आदर्श पति या पत्नी कहलाते हैं, क्योंकि वो चुपचाप तड़पते हैं। जो थोड़े ज्यादा उग्र होते हैं वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, मारना पीटना शुरू कर देते हैं। पर इस पूरी चीज की बुनियाद में वही सिद्धांत है जो कहता है कि एक इंसान आएगा जो आपकी जिंदगी को बिल्कुल हरितिमा दे जाएगा, रंग दे जाएगा। कोई नहीं हो सकता भाई। मैं नहीं कह रहा हूं तुम 50 इंसानों के पास जाओ, क्योंकि 50 इंसान मिलकर भी वो नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक शादी से या एक गर्लफ्रेंड से बात नहीं बनेगी तो तुम 50 कर लोगे तो बात बन जाएगी। 50 मिलके भी नहीं कर पाएंगे, तो एक पर तो रहम ही करना चाहिए। चलो हम सब सामाजिक प्राणी हैं, किसी वजह से आपको शादी ब्याह करना पड़ा, कर लीजिए, पर सामने वाले पर रहम करिए। उसमें नहीं दम है आपकी उम्मीदें ढोने का। और फिर बहुत गुस्सा आता है, आज बर्थडे है और आप पता नहीं क्या सोच के बैठे हो, क्या क्या फूल खिलेंगे, गुलशन गुलशन, और कुछ खिलता नहीं। और फिर जो लड़ाइयां होती हैं सबसे ज्यादा बर्थडे की रात और वैलेंटाइंस डे के दिन, बाप रे बाप, सबसे ज्यादा इन्हीं दिनों पर, क्योंकि इन्हीं दिनों में सबसे ज्यादा हसरतें होती हैं कि आज कुछ खास होकर रहेगा, और खास कुछ होता नहीं। अरे तुम जिससे कुछ खास मांग रहे हो उसमें क्या खास है? वो अपने लिए क्या खास कर पाया आज तक? जब वो अपने लिए कुछ खास नहीं कर पाया तो तुम्हारे लिए क्या खास कर सकता है? बख्श दो उसको। पर मन नहीं करता ना बख्शने का। तुम मेरे देवाधिराज हो, तुम मेरी जिंदगी का नूर हो, तुम मेरी अप्सरा हो, तुझ में रब दिखता है। अब जब रब ही दिखता है तो रब से उम्मीदें भी रब वाली ही होंगी, और रब तो है नहीं, सब रबा रब हो जाता है। सर एक सर बट मतलब ये चीज रियलाइज करते हुए भी कि इससे उच्चतम और गहरा होता है, मैं क्यों उसको नेति नेति करूं? वो भी तो एक रोमांच है, और यशराज फिल्म्स का भी तो एक अलग खुमार है, उसमें भी तो एक लोग अलग। खुमार कोई मना थोड़ी कर रहा है, इतने लोग ले रहे हैं तो फिर सवाल ही क्यों है? खुमार, बीमार, सब एक साथ चलता है। उसको ले लो। एकदम ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं उस? मैं कह थोड़ी रहा हूं ये करो, मैं बता रहा हूं क्या होता है। उसके बाद तुम्हें जो करना है वो तो तुम ही करोगे। किसी की जिंदगी पर छाने का किसी को हक नहीं है, तो मैं अधिक से अधिक क्या कर सकता हूं?
जो तथ्य आपके सामने रख सकता हूं। अब उसके बाद जो करना है आप करो। आपको ये करना है कि कोई बेचारी है उसके ऊपर लद ही जाना है तो लद जाओ, बस वो मर जाएगी। वो मर जाएगी और आप दोष भी उसको ही दोगे कि ये मेरी उम्मीदों का भार क्यों नहीं उठा पाई। हमारी उम्मीदें अनंत हैं भाई, कोई नहीं पूरी कर सकता। और आपको अपनी उम्मीदें पूरी करने का इतना शौक है तो खुद क्यों नहीं कर लेते? दूसरे से क्यों चाहते हो कि तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के? वो बेचारा खुद लगा पड़ा है कि कहीं से एक प्रमोशन मिल जाए और तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हारा रब है, भगवान है, बहार है। उसके दोस्तों से आगे पूछो, सब कहते हैं, कोई कहता है चिरकुट है, कोई चिलगोजा बोलता है उसको, और तुम उसको भगवान बोल रहे हो। जिस लड़की पर तुम फिदा हुए जा रहे हो कि देवी आ गई जिंदगी में, उसके भाई से ही जाके पूछ लो कैसी है। उसका भाई बताएगा ये इधर आ, कॉफी मैं पिलाऊंगा, मैं बताता हूं ये कैसी है। 3 घंटे तक वो बहन पुराण सुनाएगा। गलतफहमी में रहना किसी के लिए भी अच्छा कैसे हो सकता है? और वही रिश्ता अच्छा हो जाता है जब सामने वाले की हकीकत जानते हो। रिश्ते में कोई बुराई नहीं है भाई। दुनिया में आधी औरतें हैं, हाँ, आधे आदमी हैं। जाहिर सी बात है कि आपस में उठेंगे, बैठेंगे, मिलेंगे, जुलेंगे, दोस्तियां होंगी, बहुत अच्छी बातें होनी चाहिए। और कैसे जिए आदमी? आधी आबादी को इधर करके थोड़ी जी सकते हैं, तो जिएंगे हिलमिल के ही। पर तुम उसके ऊपर रोमांटिक नोशन सुपर इंपोज करोगे तो उसकी भी लाइफ खराब करोगे, अपनी भी। कभी देखा है दिल कैसे बुरी तरह टूटता है जब जिससे आशिकी होती है वो मुंह पे गाली दे दे तो? और यही दोस्तों से दिन भर गाली खाते हो, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? दोस्त गाली ना दे तो फर्क पड़ने लग जाता है कि आज इतने प्यार से कैसे बात कर रहा है। लेकिन खासकर तुम लड़के हो, जिसको तुमने अपनी परी बनाया हुआ है, वो तुम्हारे मुंह पे तुमको गाली दे दे जोर से, ऐसा होगा जैसे कांच ही कांच बिखरा पड़ा है, छन से जो टूटा कोई सपना। क्यों भाई तुम इतने वल्नरेबल, इतने फ्रेजाइल कैसे हो गए? इसलिए हो गए क्योंकि मन में एक इमेज बना रखी थी कि कोई आई है मेरी जिंदगी में, वो बिल्कुल एकदम गॉडेस है। अब गॉडेस ने गाली दी, वो भी वो ऐसी वाली। अरे रे रे रे, माइक दे दो फिर। आपने एक वो आपने एक वो ग्रूवल वाली बात बोली थी कि जिसका वो बना हुआ है वो आपके ऊपर फिट नहीं हो सकता। हाँ, ग्रूव ग्रूव ग्रूव, वो माइंड में आपने एक बनाया हुआ है, उसमें कोई दूसरा फिट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अगर हम एक ह्यूमन है, उसकी एक पर्सनालिटी है जो कि सर्टेन इवेंट्स ऑफ द लाइफ से बन करके आई है। अगर कोई उस ह्यूमन को एक ऐसा दूसरा ह्यूमन मिले जिसका वो ग्रूव एग्जैक्टली सेम है, तो इट विल बी लाइक अ पजल अलाइनिंग। सो 99% है, 98% है, कुछ तो ऐसा होगा ना कि पहली बात तो सेम होता नहीं। दूसरी बात, ये जो ग्रूव है ना, ये डायनेमिक होता है। ये एक प्रवाह है, एक नदी है। दो नदियां किसी एक क्षण पर तुम उनकी अगर तस्वीर लो, फोटो लो, एक जैसी दिख सकती हैं, ठीक है? मान लो गंगा है और गोमती है। कोई एक पॉइंट होगा गंगा में जहां तुमने गंगा की फोटो ली, और कोई एक पॉइंट होगा गोमती में जहां तुमने गोमती की फोटो ली, और तुम कहो 99% दोनों एक जैसी दिख रही हैं। अच्छा, अब 1 किलोमीटर आगे जाओ, अब क्या होगा? अब गंगा अलग दिख रही होंगी, गोमती अलग दिख रही होंगी। पानी तक का रंग बदल सकता है। जो तट है, जो बैंक्स हैं, वो तो छोड़ो, पानी तक का रंग बदल सकता है। तो तुम किसी को ले भी आओगे तो बिल्कुल हो सकता है कि इस क्षण में 99% तुमको समानता मिल जाए या कुछ मैचिंग मैचिंग मिल जाए, जो भी चाहते हो। लेकिन 1 महीने बाद क्या करोगे? इंसान तो प्रवाह है, वो भी बदलेगी, तुम भी बदलोगे, और जब तक जिंदा हो बदलना है ही है। और नदियां तो ऐसे ऐसे बहती हैं, कोई कह नहीं सकता आगे कहां चली जाएंगी।
पर उनका स्टेट लिक्विड होता है। तो फंडामेंटल्स अगर इंसान के अलाइंड है तो मैं सूत्र ये समझ पा रहा हूँ इससे कि योर तो पर्सन लिक्विड तो सारा पानी होता है, कोई एक नदी क्यों पकड़ रहे हो? लिक्विड तो पानी होता ही होता है, तुम एक नदी से ही ऑब्सेस क्यों हो रहे हो? तुम कर लो, आजमा लो, कोई ऐसा थोड़ी, मैं भी ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूं। पिटे बिना हमें चैन कहाँ आता है? गुजरना पड़ता है सब अनुभवों से, ठीक है।